देवकी महाराज उग्रसेन के भाई देवक की छठी पुत्री है, किंतु वह अपने माता पिता के साथ न रहकर राजमहल में ही रहती है। राजा उग्रसेन व कंस के साथ यहाँ क्यों? अरे यशोदा, इसमें क्या है? बच्चे आजकल चाचा ताऊ के पास रह लेते हैं, मामा नाना के पास भी। बच्चों को सब अपना ही बच्चा समझते हैं। हाँ जी, उचित कहते हो, बच्चे तो सबके सगे ही होते हैं, इसलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा गया है। यशोदा, हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि अपने रक्त संबंध में जन्मे किसी भी बच्चे को अपना सगा सहोदर भी ही समझा जाता है। इसी तरह देवकी कंस के परिवार में हिल मिलकर रह रही है, तो एक तरह से उन्हीं की बेटी हो गई है। हाँ, विषयांतर करना था तो एक बात करने के लिए यह बात मैंने आरंभ कर दी। सोचती हूँ देवकी के विवाह का दायित्व भी शायद राजा उग्रसेन ही पूरा करेंगे। नंद जी हंसकर बोले, अब हम अपने गांव गोकुल के निकट ही पहुंच रहे हैं। यह बातें छोड़कर अब अपने गाय बछड़ों की चिंता करो। यशोदा, वह मुंह उठाए तुम्हारी राह देखते होंगे। यह बात तो है, चलो छोड़ो यह दूसरों की बातें। अब सामने आ रहा है हमारा घर, गांव, संसार। उस दिन महाराज उग्रसेन दूसरे राज्य से आए एक राजकीय प्रतिनिधि से अपनी निजी कक्ष में बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे कि कंस ने कुछ सैनिकों के साथ उस कक्षा में प्रवेश किया। राजा उग्रसेन व प्रतिनिधि ने चौंक कर कंस व उसके साथ आए सैनिकों को देखा। राजा थोड़ा रुष्ट में आ गए। कंस, यह क्या है? बिना अनुमति लिए अंदर आ गए, बाहर रहकर ही थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते। कंस ने महाराज को एक बार तो ऐसे घूर कर देखा जैसे उन्होंने कोई बुरी बात कह दी हो। फिर एक क्षण कुछ सोचा, आघूर्ण तक के होने को महसूस कर फिर पलट गया और सैनिकों से बोला, आओ, कुछ देर समय पश्चात आएंगे। कंस बाहर चला गया, सैनिक भी उसके पीछे पीछे बाहर चले गए। महाराज दूसरे राज्य से आए उस प्रतिनिधि से बातचीत में मलिन हो गए। थोड़े समय पश्चात वह प्रतिनिधित्व चला गया तो कंस फिर से उन सैनिकों के साथ वापस आ गया। महाराज ने दुष्ट होकर पूछा, कंस, अब तुम युवराज हो, कुछ तो शिष्टाचार दिखाया करो। हमारे मित्र राज्य का प्रतिनिधि अपने राजा का कोई संदेश लेकर आया था, तुम कक्षा में घुसे चले आए थे। अब कहो अपनी बात, कहो तुम्हें क्या कहना है। पिताश्री, मित्र राज्य का प्रतिनिधि देखकर ही तो मैं वापस चला गया था, किंतु आज आपके इस सिंहासन पर बैठने का समय पूरा हो गया है। आपको यही बताने आया था। कल से इस सिंहासन पर आप नहीं बैठेंगे, अपितु आपका पुत्र युवराज कंस बैठेगा। क्या फालतू की बात कर रहे हो कंस? उग्रसेन बोलते समय आने पर तुम्हें ही मैं राजा बनाऊंगा, यह मेरा निर्णय है, किंतु अभी वह समय नहीं आया है। आपके हिसाब से वह समय जाने कब आएगा, आएगा भी या नहीं। आपसे सिंहासन का मोह छूटता ही नहीं है, ऐसे छूटेगा भी नहीं, इसलिए मैं विद्रोह कर रहा हूँ। अब आप गद्दी छोड़िए और विश्राम का जीवन अपनाइए। हे कंस, उग्रसेन उग्र हो उठे, तुम्हें अभी जनप्रिय बनना होगा। प्रजा का हृदय जीतने वाले काम करो, तब प्रजा में से ही आवाज़ आने लगेगी कि युवराज कंस का राज तिलक किया जाना चाहिए। मैं बस तभी तुरंत यह शुभ कार्य संपन्न कर दूंगा। यह शुभ कार्य तो आपको आज ही और अभी करना होगा पिताश्री। राजा ने अग्नि नेत्रों से कंस को देखा, फिर उन्होंने अपने हाथों से ताली बजाई। कंस ने ठाका लगाया, कई क्षण बीत गए ना, कोई सेवक आया ना, कोई सैनिक अंदर नहीं आया। राजा ने फिर ताली बजाई। इस बार ताली थोड़ा अधिक जोर से लगाकर बजाई थी, किंतु फिर कोई नहीं आया। कंस हंसकर उठा, अब यहाँ कोई आपका आदेश मानने के लिए नहीं बैठा है पिताश्री। अब सबने मुझे हृदय से राजा स्वीकार कर लिया है। मैं बुलाऊं तो कई आ जाएंगे, किंतु आप बुलाएंगे तो अब कोई नहीं आएगा। सेना नायक राजा उग्रसेन दहाड़े। सेना नायक तुरंत आ गया। उग्रसेन ने आदेश दिया, युवराज को बाहर तक छोड़ कर आओ। सेना नायक ने एक दृष्टि उठाकर कंस की ओर देखा, फिर सर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। कंस बोला, अब यह आपका सेना नायक नहीं, मेरा सेना नायक है। मैं आदेश देता हूँ, सुनो। और सेना नायक, इधर मेरे पास आकर खड़े हो जाओ। सेना नायक ने लपक कर 4 पग आगे बढ़ा दिए और कंस के पास जाकर खड़ा हो गया। ओह,
तो यह बात है। उग्रसेन की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। महाराज जी, यह राज्य अब आपके हाथ से निकल चुका है। इस राज्य की प्रजा मुझे राजा बनाना चाहती है, इसलिए सेना भी मेरे साथ हो गई है। आप देख ही चुके हैं कंस, यह बहुत बुरा कर रहे हो तुम। सट्टा का इस प्रकार हस्तांतरण मथुरा के राज्य की परंपरा नहीं है। आगे जाकर तुम स्वयं इसमें धोखा उठाओगे। पिताश्री, बिना रक्तपात कराए आप सिंहासन मुझे सौंप दें तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा शक्ति परीक्षण करके देख लीजिए। आपके साथ 1/4 सेना भी नहीं है, तो अब तुम इस सीमा तक चले गए हो। षड्यंत्र किया तुमने। अब समय व्यर्थ ना कीजिए, शीघ्र यह राजमुकुट उतार कर यहाँ रख दीजिए। नहीं मानोगे तो तलवार की नोक से यह आपके सर से खींच लिया जाएगा। सोचिए, ऐसा करना पड़ा तो आपका कितना अपमान हो जाएगा। कंस, अभी तो चले जाओ यहाँ से। कल राज दरबार में मैं तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव सभासदों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तब तक तो संयम रखो। यह निर्णय हो चुका है पिताश्री, आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों चाह रहे हैं कि मैं आप पर बल प्रयोग करूं? महाराज उग्रसेन अब तक समझ गए थे कि आज कंस प्रतिनिधित्व पर उतर आया है। अब किसी उपाय से यह नहीं मानेगा, अतः राजमुकुट उतार कर उसके हवाले कर देना ही एकमात्र विकल्प रह गया था। महाराज सिंहासन से उठे और अपने दोनों हाथ से पकड़कर अपने सिर पर पहना राजमुकुट उतार दिया। कंस ने अपने हाथ बढ़ाकर वह राजमुकुट अपने हाथ से झपट लिया। राजा उग्रसेन ने एक तड़प भरी दृष्टि से कंस को देखा और फिर उस कक्ष से बाहर की ओर चल पड़े। तभी कंस ने पीछे से आवाज़ दी, ऐसी भी क्या जल्दी है महाराज? हमारे कारागृह तक तो सैनिक आपको छोड़ने चलेंगे ही। कंस के संकेत पर 2 सैनिक लपक कर आगे बढ़े और राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया। उस दिन कंस ने राजा उग्रसेन को शासन से उतारकर स्वयं राजा का पद ग्रहण कर लिया था। राजा उग्रसेन को कारावास में डाल दिया गया था। यह कृत्य करके बड़े दम से कंस ने महल के बाहरी में आकर स्वयं ही यह घोषणा कर दी थी, अब महाराज उग्रसेन राजा नहीं रहे, आपके युवराज कंस नए महाराज बन गए हैं। जो व्यक्ति महाराज कंस के इस निर्णय का विरोध करेगा वह अपनी मृत्यु का स्वयं उत्तरदायी होगा। इस प्रकार कंस राजा बन गया और प्रजा ने मन मारकर उसे स्वीकार भी कर लिया। किंतु वसुदेव, उस दिन से उन्होंने दरबार में जाना बंद कर दिया था। कई दिन हो गए थे जब वसुदेव दरबार में नहीं जा रहे थे। एक मंत्री के रूप में कंस को कोई योग्य व्यक्ति भी नहीं मिल रहा था और फिर वसुदेव के साथ उनकी पुरानी मित्रता थी। इन दोनों बातों के कारण कंस विवश होकर एक दिन वसुदेव के घर पहुंच गया। मित्र वसुदेव, कैसे हो? अच्छा ही हूँ महाराज, वसुदेव ने जवाब में कहा। महाराज? महाराज कहा तुमने? मैं तो सोचता था कि तुम्हें मुझसे रोष होगा कि यह मैंने क्यों किया। अब क्या कहूँ? वसुदेव के स्वर में एक पीड़ा थी। आप महाराज हैं, आपका हर कर्म वेद ठहराया जाएगा, किंतु उचित है या अनुचित यह तो आपका अंतर्मन ही आपको उत्तर दे सकता है। देखो मित्र, राजनीति के कुछ मापदंड होते हैं, यह मापदंड स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। पिताश्री बहुत धीमे धीमे और बहुत जोखिम रोधी नीति से राज्य चला रहे थे। उससे मथुरा का विकास की गति बहुत धीमी होती जा रही थी। उस गति को और अधिक तीव्र करने के लिए नीतियों को बदलना आवश्यक था, और यह ऐसी नीतियां हैं जिनको बदलने के लिए राजा को बदलना बहुत आवश्यक था। हो सकता है, वसुदेव ने इतना ही कहा। इस कारण यह परिवर्तन मुझे करना पड़ा, किंतु इसमें मंत्री को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम्हारा पद ज्यों का त्यों सुरक्षित है। आओ और अपना कामकाज संभालो। मेरा मन आजकल बड़ा उछट गया है महाराज, वसुदेव बोले। फिर वही महाराज, तुम मेरे प्रिय मित्र हो और मैं तुम्हें अपनी प्रिय बहन देवकी के लिए वर के रूप में चुन रखा है। तुम्हारे लिए मथुरा के राज दरबार के द्वार इस प्रकार सम्मानपूर्वक खुलते रहेंगे। कुछ दिन में ही मैं तुम दोनों का विवाह संपन्न कराऊंगा। वसुदेव ने कुछ नहीं कहा और वह गहरी सोच में पड़ गए। क्या होगा अब आगे इस कहानी में, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।